So here we are for alcohol part 3. इस पार्ट में हम लोग देखेंगे डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल. तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल, पर अब हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप्स का जो अल्कोहल है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इनको डिस्टिंक्शन कैसे, मतलब डिस्टिंक्ट कैसे किया जाता है. तो इसके लिए बेसिकली 3 प्रोसेस है. फर्स्ट वन इज द विक्टरमेयर्स मेथड, second one is the Lucas test, and finally there is an oxidation, but oxidation is not pretty much important, तो हम लोग ये नहीं करने वाले. विक्टरमेयर और ल्यूकस टेस्ट बस करने वाले. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें से है विक्टरमेयर्स मेथड, जो कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो विक्टरमेयर्स मेथड में बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है कि अल्कोहल सबसे पहले ट्रीट किया जाता है रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन का एक मिक्सचर से. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन, इट चेंजेस इनटू आयोडो अल्केन. क्योंकि अल्कोहल में अल्केन है CH3 CH2OH, दिस इज अल्कोहल, और इस अल्कोहल में CH3 CH2, इट इज एन अल्काइल ग्रुप, सो अल्केन, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद आयोडीन इट चेंजेस इनटू आयोडो अल्केन. Then in the second step we treat it with silver nitrite, not nitrate, nitrite NO2 होता है, AgNO2. When it is treated with silver nitrate it changes from iodoalkane to nitroalkane. Easy to remember because iodoalkane because iodine is there. Then we have nitroalkane because nitrogen is there. And उसके बाद ये final step है जिसमें ये nitrous acid से treat होता है, not nitric acid, nitrous acid, which is HNO2. So when it is treated with nitrous acid, there are 3 cases now. First case, there is the formation of nitrolic acid. अगर nitrolic acid बनता है तो ये एक blood red coloration देगा, and that blood red coloration indicates the first degree alcohol. दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे एक कंपाउंड pseudonitrile बन सकता है. Pseudonitrile is basically when it is treated with alkali, it gives blue coloration, which indicates 2 degree. And in 3 degree there is no compound form because there is no reaction, so no coloration, and which indicates 3 degree alcohol. So basic principle बहुत ही simple है. Alcohol first of all it is treated with phosphorus and iodine, which makes it to iodoalkane. उसके बाद iodoalkane को AgNO2 से treat करने पे nitroalkane, और final step में nitrous acid पे treat करने से nitrolic acid बनता है. अगर nitrolic acid बनता है तो उसको further alkali से जब हम लोग treat करेंगे अल्काली से, तो एक ब्लड रेड कलरेशन देगा विच इज 1 डिग्री अल्कोहल. अगर ये स्यूडोनाइट्रल बनता है तो अल्काली से ट्रीट करने पे ब्लू कलरेशन देगा विच इज 2 डिग्री. एंड 3 डिग्री में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, तो कोई कलरेशन नहीं आएगा. सो in this way we can identify 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by the Victor-Meyers process. Then we have the Lucas test. बेसिकली ल्यूकस टेस्ट बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट विक्टरमेयर्स है, लेकिन फिर भी ल्यूकस टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है. तो दिस इज अ रिएक्शन विच इज बेस्ड, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथ अ ल्यूकस रिएजेंट, एंड उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा है ल्यूकस टेस्ट. सो बेसिकली होता क्या है कि अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट से ट्रीट किया जाता है. तो ल्यूकस रिएजेंट है क्या? ल्यूकस रिएजेंट बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड सम एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं होता है उसमें, ZnCl. सो एक मिक्सचर को, जो कि मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl को, उसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट. So it's very simple, ZnCl, HCl, okay? ZnCl and HCl, the mixture is known as Lucas reagent. Now होता क्या है जब ये अल्कोहल को ट्रीट करते हैं ल्यूकस रिएजेंट से? So let's take the example, then it will be easy. तो पहला फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट डिग्री को अगर हम लोग फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को अगर ल्यूकस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो होगा क्या? तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मीन्स CH3OH, anything you can take, CH3, CH2OH, any first degree alcohol. So when it is treated with Lucas reagent, which is basically a mixture of conc HCl and ZnCl2, ZnCl, where ZnCl acts as a catalyst and HCl is the basic reagent. So इसमें होता क्या कि we know that OH is nucleophile and Cl is also nucleophile, which has or is rich in the electrons. So this HCl it replaces OH. This is the basic principle. पर ऐसा फर्स्ट डिग्री में नहीं होता है. फर्स्ट डिग्री में there is no reaction.
ओके, इन फर्स्ट डिग्री देयर इज नो रिएक्शन, यू डोंट नीड टू गो डीप इनटू दिस, बस इतना याद रखना है फर्स्ट डिग्री में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा. सेकेंड डिग्री में क्या होगा? सेकेंड डिग्री अल्कोहल वी कैन टेक फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 CH OH. Yeah, this is second degree alcohol because this OH group is attached to a second degree carbon because carbon is attached to two more carbon atoms. So second degree alcohol. सेकेंड डिग्री अल्कोहल का जब कॉन्क HCl से ट्रीट किया जाता है तब यहाँ पे रिएक्शन होता है, जो कि यहाँ का बेसिक प्रिंसिपल था. Cl इट रिप्लेसेस OH, so CH2 CH CH2 and Cl is here. So this is सेकेंड डिग्री अल्कोहल. थर्ड डिग्री अल्कोहल में भी रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा, देयर इज नथिंग डिफरेंट. थर्ड डिग्री में भी दूसरे पेज में सो थर्ड डिग्री में भी रिएक्शन होगा. थर्ड डिग्री अगर हम लोग बनाते हैं तो ऐसा होगा CH3 even here CH3 and OH. So when third degree is treated with conc HCl, this chlorine will come and replace the OH. So basically सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में रिएक्शन रहा है, पर इससे डिफरेंस कैसे पता चलेगा? दो प्रोसेस है. पहला तो कंपाउंड देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड बना है अगर तो ये सेकेंड डिग्री है, अगर ये कंपाउंड बना है तो ये थर्ड डिग्री है. पर दूसरा मेन जो इसका प्रिंसिपल है कि कैसे पता लगाना है वो है टर्बिडिटी. तो बेसिकली टर्बिडिटी होता है क्या कि इट इज द अपीयरेंस ऑफ अ हेजी लिक्विड, मतलब थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा मिल्की टाइप्स लिक्विड यहाँ पे अपेयर होगा हर एक रिएक्शन में, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट डिग्री रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है. फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, सेकंड डिग्री में हो रहा है, थर्ड डिग्री में हो रहा है. तो होता क्या है कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में नो रिएक्शन एंड सो नो टर्बिडिटी इज सीन. नाउ सेकेंड डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन हो रहा है एंड सो टर्बिडिटी विल बी सीन, बट यहाँ पे टाइम कितना होता है? टर्बिडिटी इज सीन स्लोली, about 5 minutes. It takes about 5 minutes for the turbidity to appear. In the third degree also reaction is taking place. So turbidity obviously होगा, लेकिन यहाँ पे immediately होगा. So it is fast. So in this way turbidity का appearance का speed पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है. अगर टर्बिडिटी आ ही नहीं रहे तो फर्स्ट डिग्री, अगर 5 मिनट्स वेट करने पे आ गया तो सेकंड डिग्री, अगर इंस्टेंटली आ गया तो थर्ड डिग्री. सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ल्यूकस टेस्ट. टू समराइज, ल्यूकस टेस्ट इज बेसिकली अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट. ल्यूकस रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl. होगा क्या कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, सो नो टर्बिडिटी विल बी सीन. इन सेकंड डिग्री देयर विल बी अ रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, जस्ट सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl. यू डोंट इवन नीड टू मेमोराइज दिस, ये तो देखने से पता चल जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट होगा. तो दिस वाज सेकंड डिग्री अल्कोहल. थर्ड डिग्री अल्कोहल में क्या होगा कि यहाँ पे भी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा, पर टर्बिडिटी के बेसिस पे, मतलब टर्बिडिटी के अपीयरेंस के स्पीड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है. तो बेसिक विक्टरमेयर्स मेथड एंड ल्यूकस टेस्ट इज आर द सिंपल मेथड्स टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. पर यहाँ पे एक और टेस्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. दिस इज बेसिकली test for alcohol which is known as the iodoform test. ना iodoform test क्यों इतना important है, क्यों अलग से हम लोग बता रहे हैं इसको? क्योंकि ये iodoform test जो है बेसिकली it is important for some other questions like conversions and conversions का questions में, and then there are questions in which you need to identify the compounds like there are given like identify the compound A, identify the compound B, उसमें iodoform test काम आएगा. और iodoform test अलग से भी पूछते हैं कि iodoform test का definition and all reactions and all बताइए. So iodoform test is a very important topic. It is an important chemical test to distinguish some of the specified alcohols, not for 1 degree, 2 degree and 3 degree. ये याद रखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफाइड अल्कोहल्स के लिए. फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एंड और भी है, वो बताते जाएंगे. तो ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लंबा रिएक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है. So what is the basic principle behind the iodoform test? The basic principle is that alcohol, it means ROH, it reacts with caustic soda. Caustic soda means NaOH and iodine. It reacts with a mixture of caustic soda and iodine, due to which iodoform test is the name.
Caustic soda means NaOH plus iodine. So basically, if we have two compounds with us, like methyl alcohol and ethyl alcohol, so by theory it is proved that ethyl alcohol gives positive iodoform test and methyl alcohol does not give. तो अगर हम लोग के पास दो कंपाउंड है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो जो कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये रिएक्शन होगा एंड इट फॉर्म्स येलो क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोफॉर्म. If this reaction occurs and there is a formation of yellow crystal of iodoform which gives hospital smell, then we can know that it is ethyl alcohol, because ethyl alcohol by theory it is giving positive iodoform test and methyl alcohol does not give. So in this way we can identify some of the specified alcohols. But now इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है reaction. This reaction is important to be learned. तो यहाँ पे कुछ चीजें तो simple है reaction में. It is basically a 4-step reaction. It's a 4-step reaction. So कुछ चीजें इसमें simple है, 2-3 स्टेप, पर कुछ स्टेप समझ में ना आए तो उसको मगअप करना ही पड़ेगा. तो पहला स्टेप है जिसमें हम लोग मिक्सचर का देखते हैं. NaOH एंड I का मिक्सचर जो है, NaOH प्लस I2, ये जो मिक्सचर है ये दोनों रिएक्ट करके क्या होता है कि सबसे पहले NaOI बनेगा. तो इसमें याद क्या रखना है कि NaO जो है सबसे पहले I से रिएक्ट करके NaOI एंड देन NaI plus H2O. So this is the reaction I was talking about to be mugged up. यहाँ पे कुछ लॉजिक ज्यादा हम लोग देख नहीं रहे. यहाँ पे या तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि N सबसे पहले कैसे याद रखना है, NaOH प्लस I2 है, तो सबसे पहले I जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, NaOI बनेगा. उसके बाद ये दोनों को रिप्लेस करेगा, NaI बनेगा एंड बाकी का H2O. Because if we go in detail, if you want to go in detail, I'll tell you. NaOH and I2. पहला स्टेप में क्या हुआ है, NaOH प्लस I2 में क्या हुआ कि पहले ये बस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया. ओके, पहले ये बस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये NaOI बन गया एंड रिमेनिंग वन इज हाइड्रोजन. उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये पूरा को ही रिप्लेस कर दिया. तो ये पूरा को जब रिप्लेस कर दिया तो क्या बचेगा, NaI प्लस दोनों हट गया HO. So in this way NaOI plus NaI plus HO and H means H2O, 2 hydrogen 1 oxygen. In this way, now this mechanism is not to be learned. यहाँ पे बस इतना याद रखना, NaOH plus I2 will form NaOI plus NaI plus H2O. ये पहला स्टेप है रिएक्शन का. So for balancing we keep 2 है. So this is the first step of the reaction. Second step में क्या होगा, second step है अल्कोहल का, यहाँ पे आ जाएगा. अल्कोहल जो हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल वी आर टेकिंग CH3CH2OH. अब ये सबसे पहले इससे रिएक्ट कर गया NaOI से. ओके, NaOI विच इज फॉर्म्ड, इट रिएक्ट्स विद NaOI. तो जब ये NaOI से रिएक्ट करेगा, इट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. सबसे पहला स्टेप में वाटर रिमूव करना है, इतना याद रखना. फर्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव करना है. तो वाटर कैसे रिमूव करना है, ये OH और ये O को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो वाटर रिमूव हो सकता है. HOO. So that's not water, that's HOO. तो यहाँ से हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, तो हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से H2 and O. क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे तो इट विल बी HOO which is not a water. So हम लोग H2 यहाँ से रिमूव करते हैं और O यहाँ से रिमूव करते हैं, so it becomes H2O. तो फर्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव करना है एंड रिमेनिंग वन लिख देना है. यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है. So what is remaining one? CH3 and the remaining one is COH. So remaining one is COH और CHO anything. और क्या रिमेनिंग है, यहाँ से अगर हम लोग O रिमूव कर दे तो NaI बचा हुआ है. कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें यहाँ पे आके ऐड होता है, पर वो ये रिएक्शन नहीं है. यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे से वाटर रिमूव करना है एंड देन रिमेनिंग वन को लिख देना है. सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन. So now in the third step of the reaction, what happens is that this formed compound, which is CH3CHO, it further reacts with more of the NaOI. Now in this step there is replacement of hydrogen and iodine. This iodine of NaOI, it replaces the hydrogen of this CH3CHO. This hydrogen, not this hydrogen. Here to remember that the removal was taking place from this carbon. See, hydrogen got removed from this and oxygen got removed from this. It means CH3CHO was formed. Hydrogen got removed from this carbon. Now from the adjacent carbon there is replacement. This H is getting removed and I comes and adds here. So it becomes Ci3CHO.
because see there is H3, so Ci3, just hydrogen and iodine is replaced. So when it is replaced, this NaOI will become NaOH. Now when you go for balancing, it will become 3, and even this will become 3. Now this is the third step of the reaction. Till now it's very simple that in the first step there is just simple step that NaOH, it reacts with iodine. First of all it forms NaOI, then it forms NaI, and remaining one H2O. In the second step, what is happening, there is replacement of hydrogen and oxygen. So CH3CH2OH, when it reacts with NaOI, this hydrogen, it gets removed, and this oxygen, it get removed. It means water is getting removed, and since water is getting removed, the remaining one is written. And after the remaining one is written, this compound, it further reacts with NaOI. When it further reacts with NaOI, in the third step क्या हो रहा है कि there is replacement of hydrogen and iodine. So this hydrogen and this iodine gets replaced. So this compound is formed. Now we have the fourth step, which is the final step. इसमें क्या होगा कि ये जो compound बना है Ci3CHO, now it reacts with NaOH. This NaOH which is formed, it reacts with NaOH. So हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रख लें कि ये जो दो कंपाउंड्स बने ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है, इसलिए ये आपस में रिएक्ट करते हैं. तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फाइनल स्टेप में क्या हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये Ci3, it combines with this hydrogen, so it becomes CHI3, and then you can write the remaining one by adding, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है. So if you add COOHNA, so you can write COOHNA, or simply you can write HCOONA, anything, you can write anything. You just need to write the remaining one. So in this way finally CHI3 is formed, which is known as iodoform. So principle में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे लास्ट में क्या होता है कि yellow crystal of iodoform will be formed. This yellow crystal of iodoform is formed only then the iodoform test is shown as positive. So ये basically लास्ट में ये बना. तो चारों स्टेप में हो क्या रहा है, सबसे पहले NaOH and iodine आपस में रिएक्ट करके NaOI, NaI and H2O बनाता है, जो कि मैंने इसका प्रिंसिपल बता दिया पीछे. तो उसके बाद जो स्टेप है जिसमें अल्कोहल रिएक्ट करते हैं NaOI से, फॉर्म्ड NaOI से, तो इसमें इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और इस कंपाउंड से ऑक्सीजन. इन दिस वे वाटर इज गेटिंग रिमूव्ड. फर्स्ट स्टेप, वाटर रिमूव्ड. So when water is removed, write the remaining one. Don't add them. Write the remaining one. CH3CHO plus NaI. उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH3CHO जो ये फॉर्म्ड कंपाउंड है, ये फर्दर रिएक्ट करता है NaOI से. जब ये फर्दर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस कंपाउंड से ऑलरेडी, इस कार्बन से ऑलरेडी हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो अब इस कंपाउंड से रिमूव होगा एंड रिप्लेस होगा एक्चुअली. तो इस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होता है और आयोडीन आके ऐड करता है. तो यहाँ पे Ci3CHO plus NaOH बनता है. So in the second step there is replacement of hydrogen and iodine. Now in the last step what happens is that this compound which is formed, it further reacts with this NaOH, and in this way CHI3 is formed because this Ci3 and hydrogen, they react with each other and the remaining one gets written. So here Ci3 plus hydrogen, they both react and write the remaining one. तो in this way if you summarize this whole reaction, you can see summarization अगर हम लोग करते हो तो सबसे पहले ये लिखेंगे CH3CH2OH plus I2 plus NaOH. बाकी का लिख सकते क्या, ये देखते यहाँ पे CH3CHO बनता है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों कैंसिल. Again these both gets cancelled. NaOH gets cancelled with one NaOH because there are two NaOH, so simply one NaOH, and now write the remaining one. Wait, one more. This gets cancelled. NaOI. तो अब रिमेनिंग क्या है, CHI3 बाकी है प्लस ये कंपाउंड बाकी है COOHNA प्लस NaI बाकी है प्लस H2O बाकी है. एंड बैलेंसिंग तो बाद में कर लेंगे. तो ये है फाइनल रिएक्शन. सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन विच इज द रिएक्शन ऑफ द iodoform टेस्ट, एंड विद दिस iodoform टेस्ट इज completed,
तो बेसिकली डिस्टिंक्शन में विक्टर मेयर्स एंड ल्यूकस टेस्ट पूछते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई स्पेसिफाइड अल्कोहल लाइक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इनको जब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट ओनली सम ऑफ द कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. इफ इट डू दिस रिएक्शन with methyl alcohol, this reaction will not occur. Only with ethyl alcohol this reaction can occur, and this CHI3 is formed, which is the iodoform, yellow crystal of iodoform, which gives hospital smell. So to remember this reaction, because iodoform test is very important, कभी पूछ सकते हैं iodoform test. Then as I said कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से कन्वर्सन एंड आइडेंटिफिकेशन के. तो आइडेंटिफिकेशन का कैसा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं. तो कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि देयर इज अ कंपाउंड A which reacts with PBr3 and forms B when it is heated, and then it reacts with alcoholic KCN, forms C, and then H2O plus it forms D, then it reacts with CH3OH in the presence of conc H2SO4 and E, and this is the reaction given, and it is said that compound A gives positive iodoform test. So now we have to identify the compounds, the remaining compounds A, B, C, D and E. So we know that positive iodoform test is only given by ethyl alcohol in our syllabus. हमारे syllabus में जो है वो सिर्फ ethyl alcohol है जो कि positive iodoform test देता है. तो positive iodoform test अगर दे रहे हैं तो ये compound है तो obviously ethyl alcohol हो गया. So A is ethyl alcohol, it is CH3CH2OH. So compound A तो identify हो गया. अब देखना कि कंपाउंड ए PBr3 से जब रिएक्ट करता है तो B क्या बनता है. तो सिंपली लिख देना CH3CH2OH. सो इट इज रिएक्टिंग विथ PBr3. सो नाउ यू नीड टू सी दैट ये रिएक्शन हम लोग पढ़े, ये फॉस्फोरस का रिएक्शन, मतलब यही अल्कोहल का रिएक्शन विथ फॉस्फोरस में पढ़े थे, लेकिन फिर भी वो याद नहीं है. तो बहुत ही सिंपल है. OH एक न्यूक्लियोफाइल है, Br3 भी एक न्यूक्लियोफाइल है. It's very simple. And how you distinguish that it is a nucleophile, electrophile? You see CH3CH2OH. You know oxygen has 6 valence electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 should be there. One is shared with this, one is shared with this. So in this way, one is getting, two of them are getting shared and 4 are still there. So in this way, 4 electrons abhi baki, yani ki it is rich in electrons. So it is a nucleophile, not an electrophile. So whenever there is a nucleophile, then Br3 is also nucleophile, there will be a nucleophilic substitution reaction. तो ये Br3OH को रिप्लेस कर देगा. सिंपल है, यहाँ पे देखने से भी पता लगता है कि ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. CH2 एंड Br विल बी देयर. सो हम लोग का कंपाउंड B भी आइडेंटिफाई हो गया. कंपाउंड B इज CH3CH2Br, which is a haloalkane. If we see for the naming, it will be this is in one position, 1, 2. So 1 bromoethane because 2 are there. So or simply bromoethane or ethyl bromide, 1 ethyl bromide. Then this reaction, this compound is further getting reacted with alcoholic KCN. So यहाँ पे third step में क्या है, CH3CH2Br. It is getting reacted with alcoholic KCN. And ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सेट बुक में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया है. तो यहाँ पे A और B तो आइडेंटिफाई हो गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. नाउ C आइडेंटिफाई करना है. तो अल्कोहलिक KCN से जब ये रिएक्ट करते तो ये भी एक रिएक्शन है. हम लोग अभी हैलोअल्केन का रिएक्शन, यहाँ तक अल्कोहल था, इट वाज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, बट यहाँ पे हैलोअल्केन बन गया. तो इफ यू रिमेंबर द रिएक्शंस ऑफ द हैलोअल्केन, देयर वाज अ रिएक्शन फॉर अल्कोहलिक KCN. इट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर. So again, bromine is a nucleophile, CN is a nucleophile. CN is also nucleophile, bromine is also nucleophile. तो सेम रिएक्शन होगा. मतलब यहाँ पे जैसे OH रिप्लेस कर दिया था Br को, वैसे यहाँ पे Br को CN रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल होते हैं. यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. देखने से भी पता लगता है bromine is a nucleophile, CN is a nucleophile. If you make such a Lewis structure, you will be confirmed that it is a nucleophile. And remember, there are 2 nucleophiles, there will be a nucleophilic substitution reaction indubitably. So CH3CH2 और यहाँ पे CN आ जाएगा. So this is our third compound, which is C. So CH3CH2CN. If you go for the naming, you can say this is cyanide. So ethyl cyanide. आगे जाते हैं. C जो है कंपाउंड, यानी कि हम लोग का CH3CH2CN. So CH3CH2
CN, it is further getting hydrolyzed because यहाँ पे H2 and H2 is there which is providing the H plus ions. So hydrolysis is getting और hydrolysis is happening. तो जब यहाँ पे hydrolysis होता है, यहाँ पे ये चीज याद रखना है. यहाँ तक तो फिर भी सिंपल था. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. SN2 रिएक्शन है ये, हेलो अल्केन्स में आता है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं था लेकिन कभी कभार ये पूछ देता है, इसीलिए. तो इसमें सिंपली एक चीज याद रखना है कि दिस इज अ हाइड्रोलाइसिस. तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है कि H2O इट इज प्रोवाइडिंग H प्लस आयन एंड वन मोर इज HO और सिंपली OH माइनस आयन. तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो है CH3 CH2 COOH. अब ये चीज यहाँ पे याद रखना. कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि भले ही N रिमूव होके OH ऐड हो रहा है तो एक और ऑक्सीजन कहाँ से आया. तो ये बेसिकली एक यहाँ पे ज्यादा डिटेल में हम लोग को मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी हाइड्रोलाइसिस होता है, यहाँ पे अगर वाटर है या फिर HCl भी अगर होता है तो HCl इज प्रोवाइडिंग H प्लस आयन इन हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, एनीथिंग. अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है H प्लस आयन इज गेटिंग प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है CH3 CH2 CN इट विल फॉर्म CH3 CH2 COOH. ये OH माइनस H प्लस आयन्स में जाने की जरूरत भी नहीं है. यहाँ पे हमेशा एक ही कंपाउंड होगा CH3 CH2 COOH. ये चीज याद रखने की बात है और यही चीज मैं बता रहा था कि यहाँ पे सब कुछ ईजी है लेकिन ये एक स्टेप है जहाँ पे कभी कभी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये याद रखने वाला स्टेप है. यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं देखना है, हम लोग को बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोलाइसिस होगा तो COOH बनेगा. मतलब यहाँ पे CN है ना, तो ये C रहने देते, नाइट्रोजन हटाते और OOH ऐड करना है. कार्बोजाइलिक एसिड है, दिस इज अ कार्बोजाइलिक एसिड, मींस द कार्बोजाइलिक एसिड इज बीइंग प्रिपेयर्ड. सो कंपाउंड D इज आर CH3 CH2 COOH. अब एक और बात है कि ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा वैरायटी के नहीं होते, मैक्सिमम यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आएगा. तो इसमें हम लोग को ज्यादा वैरायटी याद रखने की जरूरत नहीं है. बस ये एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे अगर CN होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है तो COOH बनता है. कुछ चीज तो याद रखनी पड़ेगी. यहाँ तक तो फिर भी बहुत सिंपल था कि यहाँ पे बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, इसके जगह ये, इसके जगह ये, सो इट वाज गेटिंग फॉर्म्ड, बट यहाँ पे याद रखना है. So again we have compound D as this. Further, compound D is reacting with methyl alcohol CH3OH in the presence of H2SO4. So CH3 CH2 COOH, this compound D is getting reacted with CH3OH in the presence of conc H2SO4. Now again it is a reaction of alcohol. If you see this is alcohol and this is carboxylic acid. तो हम लोग इसी चैप्टर में अभी पिछले वीडियो में पढ़े कि अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या प्रोडक्ट देता है. तो if you remember the mechanism then you can simply do this or you can go back to that video and understand again. यहाँ पे बस सिंपल मैकेनिज्म है कि वाटर रिमूव होता है तो OH from this and hydrogen from this and the remaining one they both get attached to each other. So it becomes CH3 CH2 C, यहाँ पे CN और पिछले वीडियो के हिसाब से यहाँ पे CH3 और ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है. ऑक्सीजन यहाँ आता है क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है. तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे CH3 ऐड करेंगे तो फिर भी बस 3 बॉन्ड होगा, 1 2 3. तो हम लोग को वो नहीं लिखना है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है विच इज अ ईस्टर इफ यू रिमेम्बर. अगर ये समझ में आया तो पिछले वीडियो में जा सकते, पिछले वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है. सो दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स. ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये जो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं कि बार बार वाटर रिमूव होता है, ऐड होता है, ये बहुत सारों में वही हो रहा है कि कहीं पे वाटर रिमूव होता है अगेन ऐड होता है. लाइक आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी हम लोग देख रहे थे कहीं पे वाटर रिमूव हो रहा था, कहीं पे, एंड देन ल्यूकस टेस्ट में भी हम लोग देख रहे थे. तो वो मैकेनिज्म हम लोग को याद रखें. नॉट इन दिस चैप्टर, पिछले चैप्टर में भी हैलो अल्केन्स एंड अल्कोहल के रिएक्शंस में भी बहुत से रिएक्शंस है जिसमें वाटर रिमूव होता है. एंड लाइक विद सल्फ्यूरिक एसिड वी सी वाटर इज गेटिंग रिमूव्ड एंड दैट मेक्स द रिएक्शन टू बी सिंपलर फॉर रिमेम्बरिंग. तो वही चीज एक ट्रिक है कि यहाँ पे याद रखना किस किस रिएक्शन में वाटर रिमूव हो रहा है ताकि सिंपल हो जाए याद रखने के लिए. नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड अगेन. यहाँ पे अगर हम लोग सारे रिएक्शंस बार बार प्रैक्टिस करते तो वो अपने आप आ जाएगा दिमाग में कि इस रिएक्शन में ये रिमूव हो रहा है, ऐसे होता है. लाइक यू सी इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग इवन द आयोडोफॉर्म टेस्ट अगेन एंड अगेन यू विल रिमेंबर दैट फर्स्ट स्टेप में ये NaOH है, I2 है, पहले NaOH बनेगा, NaI बनेगा, H2O बनेगा. पहला स्टेप में क्या होगा, हम लोग को पता है वाटर रिमूव कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन से ये
सॉरी दिस कार्बन से हाइड्रोजन, देन इससे ये वाटर रिमूव कर दिए तो CH3CHONI बचा। CH3CHONI को फर्दर रिएक्ट करना, सेकंड स्टेप में क्या है, बहुत ही सिंपल है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। सो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और इस कार्बन से नहीं, एडजेसेंट कार्बन से, सो दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड अगेन इन द थर्ड स्टेप। बहुत ही सिंपल है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या होता है, CI3 और H का कॉम्बिनेशन होना है, तो CI3 और H का कॉम्बिनेशन होना है और फाइनल कंपाउंड CHI3 बन जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग को बस इतना ही याद रखना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है, इसमें वाटर रिमूव होता है, तो OH and hydrogen they both react with each other and the remaining one gets added and gets written as ester. So in this way all the 5 compounds get recognized, and that this was just a question कि कैसे questions आ सकते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े Victor Mayer's method, Lucas test, and then this iodoform test and this type of question, and the last for this video is fermentation, which is the process of formation of the ethyl alcohol, which is a frequently asked question. ये ethyl alcohol का जो process है formation का fermentation, this question even comes in the 5 marks, even in the 10 marks question. So it is a very 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 important question. Most probably ये question आने वाला है. So when we are asked to write about fermentation, we need to write the 3 things. First of all, introduction about the fermentation. Then we need to write about the principle. And then we need to write about the process of the fermentation, which also includes the purification. So introduction, principle and process. सबसे पहले introduction में जाते हैं, fermentation है क्या आखिर में. So when we go for the definition, fermentation is basically a biochemical degradation of complex organic compounds into simpler ones by the catalytic actions of the biocatalysts. By the catalytic reaction of the biocatalyst. Now biocatalysts are the enzymes. If you remember, enzymes are known as the biocatalyst under some suitable physical conditions. So this is the definition of the fermentation. It means biochemical degradation of complex organic compounds into simpler ones by the use of biocatalyst or enzymes under suitable physical conditions. So the oldest and the most popular method for preparation of ethyl alcohol or ethanol is by using carbohydrates. So it is the oldest and the most popular कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग इथेनॉल बनाते हैं। तो वही कार्बोहाइड्रेट से इथेनॉल कैसे बनता है वो हम लोग इस प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में जानेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट से इथेनॉल कैसे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट इट प्रोवाइड्स द शुगर एंड स्टार्च. So this carbohydrate provides sugar and starch. Now sugar and starch, both of them helps for the preparation of ethanol. Sources of sugar are grapes, apple, mango, and most important molasses. Molasses क्या है अभी हम लोग जानेंगे. Molasses. And then sources of the starch are maize, barley, rice, potatoes, and wheat. So the sources of sugar are these, sources of starch are these. इन दोनों को यूज करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर एंड स्टार्च, इन दोनों को यूज करके हम लोग इथेनॉल बनाते हैं. तो इसमें से क्वेश्चन है मोलासेस क्या है. बाकी सब तो क्लियर है, मोलासेस क्या होते हैं. So this is the thing we are going to use in fermentation. So basically molasses is a dark brown colored liquid. It's a dark brown colored liquid which is left after the crystallization of sugar in the sugar industry. So when we go for the crystallization of sugar in the sugar industry, मतलब sugar industries में जब sugar बनाया जाता है, sugar crystals, तो ये प्रोसेस में जो हम लोग का लेफ्ट ओवर लिक्विड होता है, कुछ लिक्विड तो रेसिड्यू जो हम लोग का लेफ्ट होता है उसको वो डार्क ब्राउन कलर का होता है और उस डार्क ब्राउन कलर के लिक्विड को मोलासेस बोलते हैं. एंड यू कैन इवन गूगल इट फॉर द पिक्चर ऑफ द मोलासेस. इट्स सिंपली अ डार्क ब्राउन कलर लिक्विड which is very sweet in taste. And this molasses, it consists of sucrose, fructose and glucose, all the sources of sugar. इसमें ये रेसिड्यू में ये तीनों होते हैं, सुक्रोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है. बेसिकली सबका फॉर्मूला सेम है लेकिन ये तीनों अलग अलग चीज है, different forms of the sugar. So this was the introduction of the fermentation. First we need to write about the definition, and then the oldest and most popular is by using carbohydrate. Now the sources of sugar for carbohydrate are these, sources of starch are these,
And what is molasses? Molasses is the dark brown colored liquid which is left after crystallization of sugar in the sugar industry, which gives sucrose, fructose and glucose, all three. So with this introduction is completed, then we go for the principle कि ये fermentation होता कैसे है, कि principle क्या है fermentation का. So though you need to write a principle in the paragraph, और principle ज़्यादा लंबा होता भी नहीं है, मैक्सिमम 4 लाइन होता है. पर यहाँ पे मैं पहले समझाता हूँ प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ताकि क्योंकि अब डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले क्या होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलासेस इज प्रिपेयर्ड. Because we are using molasses in this fermentation, so dilute solution of molasses is prepared. मतलब मोलासेस जो है डार्क ब्राउन कलर लिक्विड, उसमें पानी ऐड किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. नाउ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन yeast is added. Yeast which is providing the biocatalyst which is enzyme. So क्या होता है कि सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलासेस इज प्रिपेयर्ड. नाउ इन दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ येस्ट इज एडेड. क्यों येस्ट को ऐड किया जाता है? क्योंकि येस्ट इज प्रोवाइडिंग द बायोकैटलिस्ट और द एंजाइम्स. नाउ आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ प्रोसेस व्हिच हैपेंस with the help of enzymes. Complex organic compounds into simpler by the help of enzymes under suitable physical conditions. So this yeast is providing the enzymes which are required, and under suitable physical conditions मतलब क्या physical conditions है यहाँ पे? So physical conditions are that we need ammonium sulfate. अब क्यों चाहिए वो अभी हम लोग समझेंगे. Ammonium sulfate or phosphate, anything, and we need a temperature of about 25 to 30 degrees Celsius, and we need to keep it for 72 to 75 hours. It means 3 days. And this yeast is providing the enzyme. The enzymes that are provided by the yeast are basically invertase and gymase. So invertase and gymase are the enzymes which are being provided. एंड वील अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, एंड उसके बाद ये ईजी हो जाएगा. अभी मैं बस एक ऐसे ही गो थ्रू कर रहा हूँ. सो एंजाइम्स, इन्वर्टेज एंड जाइमेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द येस्ट. व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट है, सपोज सुक्रोज है, मोलासेस में सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज तीनों होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले सुक्रोज लेते हैं, विच इज C12H22 and O11. So first of all, dilute solution is prepared. I told you the dilute solution of molasses is prepared. So when it is prepared and then it is acted upon by the yeast, first of all invertase enzyme is prepared. Not prepared, actually provided. This yeast provides the invertase enzyme first. So तभी invertase enzyme provided, तो ये जो compound नहीं है आधा आधा हो जाता है, यानी कि it becomes C6H12O6 plus C6H12O6. मतलब ये आधा, ये sucrose है, okay? This is sucrose. Now it becomes half. So you can name it anything. You can name it glucose. You can name it fructose. Because basically the formula is the same. बस sucrose double होता है, glucose fructose का formula same होता है. तो ये molasses में जो sucrose था, उसको invertase glucose and fructose में break down कर दिया. अब कोई भी एक लेते हैं, sucrose fructose glucose fructose anything. So C6H12O6 अब जाइमेज एंजाइम का काम है. तो now जाइमेज एंजाइम क्या करता है कि इसको सिंपली इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखना है हम लोग को, बस इतना लिख देना है डायरेक्ट कि C2H5OH which is ethyl alcohol, CH3CH2OH. So ethyl alcohol is prepared, and plus the remaining one, if you want to write by balancing, you'll find that CO2 is remaining. Okay, by balancing you'll see this thing. So this is the basic principle. अब हम लोग जब ये प्रोसेस समझेंगे तो प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा. तो लिखना क्या है प्रिंसिपल में कि बस इतना लिखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलासेस इज प्रिपेयर्ड. नाउ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ yeast is added which provides the enzymes, invertase and gymase, and the physical conditions are ammonium sulfate or phosphate 25 to 30 degrees Celsius, 72 to 75 hours. And then ये रिएक्शन दिखा देना. रिएक्शन नहीं भी दिखाने से चलेगा वैसे तो, फिर भी इट्स बेटर टू शो द रिएक्शन. वेरी सिंपल रिएक्शन. C12H22O11 इन्वर्टेज ब्रेक डाउन कर देगा, आधा आधा कर देगा, और उसके बाद इसको डायरेक्टली हम लोग को लिख देना कि कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल. जस्ट एरो देके इथाइल अल्कोहल, वेरी सिंपल. तो आप लोग जब प्रोसेस में जाएंगे तो ये सब कुछ समझ जाएंगे बहुत इजीली. सो व्हेन वी गो फॉर द प्रोसेस, सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप वो ये कि डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना. प्रिंसिपल जो है वो तो प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन हम लोग को उसको डिटेल में बताना है प्रोसेस में कि वो होता कैसे एंड समझना कि करना क्या है. सो दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ दिस मोलासेस इज प्रिपेयर्ड. क्या होता है कि मोलासेस इज डाइल्यूटेड.
कैसे डाइल्यूट किया जाता है? 10 times its volume of water is added. It is diluted about 10 times of its volume by adding distilled water. So if this is molasses, then 10 times more volume of water is added, and in this way a highly dilute solution of molasses is prepared. Now then yeast is added. So yeast is mixed in the dilute solution, which supplies the enzymes or biocatalysts invertase and gymase. Then what is done, that an estimated amount of ammonium sulfate is added. Sorry, H2SO4, yeah. NH4 whole 2 SO4. Ammonium sulfate is added, or ammonium phosphate can also be used. Ammonium phosphate is NH4 whole 3 PO4. So ammonium sulfate or ammonium phosphate is added, which we learned in the physical conditions required. So अब ये क्यों ऐड करते हैं वो देखते हैं. तो estimated amount of ammonium sulfate or ammonium phosphate is added. We know that yeast is added here. तो येस्ट जो है, एक मरा हुआ येस्ट नहीं डाला जाता, एक जिंदा येस्ट को डाला जाता है, क्योंकि येस्ट इज प्रोवाइडिंग द एंजाइम्स इन्वर्टर्स एंड जाइमेज. तो उसको वो जब प्रोवाइड करता है उसको तो वो एंजाइम बनाना पड़ेगा ना अपनी बॉडी में. तो अपनी बॉडी में एंजाइम बनाने के लिए ऑब्वियसली उसको जिंदा रहना पड़ेगा. सो दीज अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट, दे प्रोवाइड द फूड, द न्यूट्रिएंट्स और द नाइट्रोजिनस फूड फॉर द yeast. मतलब these act as the yeast food for the yeast, and ये इस yeast को जिंदा रखता है, and that is the reason why estimated amount of NH4 whole 2 NSO4 is added. And उसके ऊपर से एक और चीज ऐड किया जाता है जो कि हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है. small amount of H2SO4 which is concentrated H2SO4 is added. very small amount. इससे क्या होता है कि it keeps the situation favorable, it keeps the conditions favorable for the growth of the yeast. So, पहला एडवांटेज ये हो कि फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन है फॉर बैक्टीरिया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया यहाँ पे पैदा ना हो. तो ये H2SO4 क्योंकि ये एक एसिड है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन पैदा करता है बैक्टीरिया के लिए. So till now in process it was very simple. Molasses is diluted, yeast is added. For the yeast, food is also added, which is ammonium sulfate or ammonium phosphate. And then for the condition to be favorable and unfavorable for bacteria, small amount of H2SO4 is added. और ये स्टेप उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे फिर भी. एंड देन क्या होता है कि ये जो पूरा मिक्सचर है, ये सब जो हो जाता है उसके बाद जो कलेक्टेड मिक्सचर आता है, मतलब ये येस्ट एंजाइम ये जो है रिएक्ट करता है, उसके बाद ये सब जो मिक्सचर आता है, ये इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 का मिक्सचर, इसको हम लोग एक डिस्टिलरी टैंक में रखते हैं. सो द कलेक्टेड मिक्सचर, इट इज प्लेस्ड और स्टोर्ड इन डिस्टिलरी टैंक, बेसिकली बिग टैंक, फॉर अबाउट 72 to 75 hours एट टेम्परेचर ऑफ, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे. एंड यहाँ पे कोई टेम्परेचर उतना खास कम नहीं है, बस इतना बताने कि ये रूम टेम्परेचर पे रहता है, और 3 दिन के लिए मैक्सिमम उसको रखना पड़ता है कलेक्टेड मिक्सचर को डिस्टिलरी टैंक में. एंड ये फर्मेंटेशन का टाइम है, इसी टाइम में ये एंजाइम्स इस पे एक्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर होगा. सो दिस वाज द प्रोसेस. एंड फाइनली जो हम लोग का प्रोडक्ट होता है, जो ये जो प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल प्लस द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नोन एज वॉश, capital all capitals WASH, wash. So it is a mixture which is a mixture of ethyl alcohol plus side products. Side products means this carbon dioxide, and along with that other side products are also there. Nitrogen is there, मतलब इसका जो food होता है वो भी होता है, nitrogen कुछ mix होके आ जाता है. So all the side products are there which is known as wash. And if you go for the ratio, इसमें एक सरप्राइजिंग रेशियो कि ये जो वॉश है इसमें सिर्फ 15 to 18% इथाइल अल्कोहल होता है, एंड बाकी सब साइड प्रोडक्ट होता है. इतना ज्यादा इम्प्योरिटीज होता है इसमें, इसीलिए इसको आप प्यूरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा इथाइल अल्कोहल प्योर फॉर्म में लाने के लिए. सो नाउ वी गो फॉर द प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस इतना है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए. सो व्हाट इज इन टू सेपरेट आउट अल्कोहल from the wash, it is subjected to fractional distillation.
नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सबसे पहले वो समझते हैं. So basically there are two types of distillation. One is simple distillation, one is fractional distillation. Simple distillation तब करते हैं जब हम लोग के पास दो लिक्विड होता है जिसका हम लोग को बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बॉइलिंग टेम्परेचर में, तभी हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन. तो बेसिक डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग को दोनों लिक्विड में से कोई एक लिक्विड पहले इवेपोरेट होता है और फिर कंडेंस होके दूसरी तरफ रिसीवर में कलेक्ट होता है. लेकिन व्हाट विल हैपन इफ बोथ द लिक्विड हैव वेरी स्लाइटली डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम बॉइलिंग टेम्परेचर अगर डिफरेंस हुआ तो एग्जैक्ट वो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कब वो एग्जैक्ट पहला लिक्विड बॉइल हुआ, उसके इंस्टेंटली 2-3 मिनट बाद दूसरा लिक्विड भी बॉइल हो सकता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कैरिंग आउट सच एक्सपेरिमेंट इन सिंपल डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों ही बॉइल होकर वापस रिसीवर में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही डिफरेंस है ना, तो बहुत जल्दी दोनों के दोनों साथ में ही दोनों इवेपोरेट हो सकते हैं. सो इन सच केसेस इन विच देयर आर वेरी लेस, द बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय वेरी लेस, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस इज वेरी लेस फॉर बॉइलिंग पॉइंट. सो 25 डिग्री सेल्सियस से कम अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दो लिक्विड में, तब वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वेरी प्रिसाइज. सो सिंपल इज दैट अगर बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन से वी कैन, बट इफ द बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस देन वी हैव टू सब्जेक्ट इट टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया कैसे जाता है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच there is a very precise heating of each of the compounds. मतलब like there is a compartment, so हर compartment का temperature अलग होता है. So the compounds they are subjected to separate heating temperatures, and separate heating temperatures में separate vaporization होगा. So basically what is fractional distillation? It is a process in which chemical compounds are separated by heating at different temperatures, in which one by one each of them will vaporize, and the boiling temperature difference should be less than 25 degrees Celsius. Only then we can go for fractional distillation. वरना simple distillation से तो कर ही सकते हैं. So this was just a information about fractional distillation. यहाँ पे ये fermentation में कुछ ऐसे लिखना नहीं है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया. तो हम लोग को करना क्या था, टू सेपरेट आउट अल्कोहल फ्रॉम द वॉश वी हैव सब्जेक्टेड इट टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इजंट इट. तो एक टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे कंपार्टमेंट अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, किसी में 25 डिग्री सेल्सियस, किसी में 35 डिग्री सेल्सियस, किसी में 55, किसी में 65. सो जिस कंपाउंड को जहाँ पे वेपोराइज होना होगा वो वहाँ पे वेपोराइज होगा. सपोज अल्कोहल जो कि 65 डिग्री पे वेपोराइज होकर बाहर निकल जाएगा, फिर कंपाउंड जो हम लोग का बहुत ही कम डिफरेंस है ना मेंटेन किया हुआ 55 पे ही, सपोज वो इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस है तो 55 पे ही वेपोराइज हो जाएगा. तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए प्रिसाइजली यहाँ पे सब वेपोराइज होता है. सिंपल डिस्टिलेशन में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अलग कंपार्टमेंट नहीं है जिसमें कि बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस इतना कम मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ पे किया जाता है मेंटेन अलग अलग में, अलग अलग टेम्परेचर्स, बहुत कम डिफरेंस का, इसलिए हर कंपार्टमेंट में अलग अलग ये वेपोराइज हो जाता है. तो अल्कोहल जो है एट फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज दैट अल्कोहल एट अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस it gets main fraction of the alcohol, about 90 to 95% alcohol, it gets vaporized and it gets drawn. तो मतलब इस टेम्परेचर पे हम लोग का बाकी मतलब जितना अल्कोहल है वो सारा अल्कोहल यहीं पे हम लोग का वेपोराइज होकर बाहर निकाल लिया जाता है. एंड बाकी जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज है वो बाकी कंपार्टमेंट में जिनका थोड़ा सा भी हाई है, अगर जैसे कि सपोज 75 डिग्री सेल्सियस है तो वो यहाँ पे वेपोराइज नहीं होगा, वो यहाँ पे अलग कंपार्टमेंट में वेपोराइज होगा 75 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो वो यहाँ से ड्रॉ किया जाता है. तो अलग अलग हो गया ना दोनों ही. सो अल्कोहल गॉट वेपोराइज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, इट गॉट वेपोराइज्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर. सो अलग तो हो गया. सो ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग किया जाता है. तो इतना डिटेल में हम लोग को बताना नहीं है, हम लोग को बस एक लाइन लिख देना है कि इट इज सेपरेटेड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एट अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल इज ड्रॉन एंड द रिमेनिंग इम्प्योरिटीज इट इज नोन एज फ्यूल ऑयल. जो बाकी का रिमेनिंग इम्प्योरिटीज है इट इज नोन एज फ्यूल ऑयल. होल मिक्सचर इज वॉश. वॉश कंटेन्स alcohol, pure alcohol and fuel oil. Fuel oil basically it is rich in nutrients, so it is subjected for manure. ये manure की तरह यूज होता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, तो ये एक कंपोस्ट मैन्योर की तरह यूज हो सकता है. So it is subjected for that. It is not wasted.
So in this way, fermentation is completed. So basically, what is fermentation? Fermentation is a process in which this complex organic compound is formed into simpler one by the action of enzymes under suitable physical conditions. Now, it is done by carbohydrate is basically converted into ethanol. Carbohydrate is sugar and starch. For sugar, the sources are this. For starch, the sources are this. The main source is molasses, because molasses is a dark brown liquid which is left over after the crystallization of the sugar in the sugar industry. किया कैसे जाता है? Dilute solution of molasses is prepared, then yeast is added. Yeast provides the enzymes. When it provides enzymes, then this sucrose is broken down into glucose and fructose, half, and then further zymes इस पे act करते हैं और ethyl alcohol बना देते हैं. ये जो yeast है इसको जिंदा रखते हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, विच इज द नाइट्रोजनस फूड फॉर yeast. एंड देन ये सब के लिए फर्मेंटेशन टाइम कितने? 72 to 75 आवर्स एट अबाउट रूम टेम्परेचर. 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर. और उसके बाद जो हम लोग का मिक्सचर आता है उसमें बस 18 to 15% इथाइल अल्कोहल होता है, प्योर इथाइल अल्कोहल, वॉश बोलते हैं उस मिक्सचर को. बाकी साइड प्रोडक्ट्स होता है, साइड प्रोडक्ट्स यानी कि फ्यूल ऑयल. तो ये प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जाते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस पे हमारा अल्कोहल ड्रॉ हो जाता है एंड उसके बाद बाकी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज ड्रॉ हो जाते हैं जो कि हम लोग मैन्योर के लिए यूज करते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट अल्कोहल. इसके बाद ये जो इसमें चैप्टर्स में ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल है, ये सब पूछा नहीं जाता है इतना. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर अल्कोहल. दैट्स ऑल फॉर टुडे.